हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। और इससे पहले हम अपनी जो क्विज़ कर चुके हैं, और इसके जो इकोनॉमिक्स क्विज़ हमने की थी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए और यूपी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के लिए, जैसे को आपको पता ही है कि अपकमिंग एग्जामिनेशंस वही है। तो इकोनॉमिक्स क्विज़ के हमने 10 प्रश्न आपसे पूछे थे, उन 10 प्रश्न को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहला प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है वो था कि फिस्कल पॉलिसी को लेकर, कि फिस्कल जो पॉलिसी है इसको कौन फॉर्मुलेट करता है, कौन बनाता है। तो इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ये है। चलिए अब समझते हैं फिस्कल पॉलिसी है क्या और क्यों ज़रूरत पड़ती है इसको लाने की, और इसमें जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है, गवर्नमेंट जो है वो इसमें पार्टिसिपेट क्यों करती है। एक्चुअली क्या था, जो पॉलिसीज होती है दो तरह की होती है। अगर हम पॉलिसी की बात करें, दो तरह की होती है। एक होती है फिस्कल पॉलिसी, दूसरी होती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी को बोलते हैं राजकोषीय नीति और मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं मौद्रिक नीति। फिस्कल पॉलिसी जो बनाती है गवर्नमेंट बनाती है, मैंने आपको बता दिया फाइनेंस मिनिस्टर इसको फॉर्मुलेट करता है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, इसको आरबीआई बनाता है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। एक बात। दूसरा, फिस्कल पॉलिसी को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों फिस्कल पॉलिसी लाई जाती है और क्यों मौद्रिक नीति लाई जाती है, ये बताते हैं आपको। जो फिस्कल पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी का काम होता है कि जो हमारे जो टैक्सेस को और जो हमारे पास पैसा आ रहा है और जो जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और वो जो खर्चा होता है, उसको मैनेज करने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति। कितना टैक्स आ रहा है, कितना टैक्स हमारे पास आएगा, और जो रिवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं कितना रिवेन्यू आ रहा है और कितना खर्चा होगा। जो बजट है, बजट फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है, क्योंकि बजट में पता चलता है कि कितना हमारा खर्चा हो रहा है और कितना हम अर्न करेंगे उस साल में। तो ये है फिस्कल पॉलिसी। दूसरी है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये दो तरह की होती है। इसको एक्चुअली आरबीआई करता है इम्प्लीमेंट, इस पॉलिसी को। और ये दो तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, एक होती है क्वान्टिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव पॉलिसी है, क्वालिटेटिव पॉलिसी में आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके बाद CRR, SLR, ये जो है ये सब मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। और फिस्कल पॉलिसी में आपके टैक्सेस, रिवेन्यू, जो भी हमारा खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना हमारे पास आ रहा है, वो सब मैनेज जो होता है वो इस पॉलिसी के तहत होता है फिस्कल पॉलिसी के तहत। और बजट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब फिस्कल पॉलिसी लाने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इकोनॉमी में कैसे हो, तो फिस्कल पॉलिसी के तहत होता है। और ये 1929 तक, 1929 तक, जब ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था, जब तक का ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था, मंदी नहीं आई थी, तब तक का गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद गवर्नमेंट को लगने लगा कि नहीं, अब तो है हमें इंटरवेन करना पड़ेगा। क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन आने की वजह से, जो मंदी आई थी उसकी वजह से काफ़ी जो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, ठीक है। लोगों के पास जो है पैसे नहीं थे। इसके बाद फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था, तो लोग जो है इतने बेरोजगार हो गए थे कि वे उनका लाइवलीहुड खतरे में पड़ गया था। तो इसलिए क्या हुआ कि जो यूके का, जो इंग्लैंड का इकोनॉमिस्ट है, जिसका नाम है कीन्स, आपने सुना होगा कीन्स, उसने सजेस्ट किया कि द गवर्नमेंट शुड इंटरवेन इन द इकोनॉमी। क्योंकि जब भी ऐसी समस्या आएगी तो गवर्नमेंट कम से कम उसका कुछ उपाय तो लेकर आएगी, कुछ रेमेडी तो देगी जिन लोगों को परेशानी हो रही है, जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसके लिए, और दूसरी बात, जब मार्केट ऐसे बिखर जाएगी, उसमें कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, गवर्नमेंट अगर उसको कंट्रोल नहीं करेगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो इकोनॉमी है वो स्कैटर्ड हो जाएगी, ठीक है। जब भी उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, जब भी ड्रास्टिक कंडीशंस आएगी, उस वक्त उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, तो चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अब फिस्कल पॉलिसी जो है वो उसके बाद एडॉप्ट करनी शुरू कर दी गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, फिस्कल पॉलिसी। तो ये बात है। दूसरा, अब जो हालात है, जो स्टेटस है वो ये है कि अगर हम कैपिटलिस्ट कंट्री की बात करें, पूंजीवाद राष्ट्र की बात करें, तो जो फिस्कल पॉलिसी तो ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज बनाते हैं, लेकिन इनकी एक अपनी सीमा है कि इससे ज़्यादा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी बना रखी है। दूसरी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, ये आरबीआई इसको कंट्रोल करती है। आरबीआई को जब लगता है कि पैसा मार्केट में ज़्यादा है, तो वो अपने जो क्वांटिटेटिव मेथड मैंने बताया आपको, क्वांटिटेटिव मेथड कौन सा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है ना, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद SLR, उसके बाद CRR, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आरबीआई कंट्रोल करता है। जब लगता है इन्फ्लेशन हो रहा है
या लगता है कि मार्केट में पैसा नहीं है तो मार्केट में पैसा बढ़ाना है, तो इन्वेस्टमेंट कैसा हो, तो क्या करेगा वो अपनी तरफ से पॉलिसी थोड़ी रिलीज कर देगा और उससे बैंक को भी जो है राहत मिलेगी, तो बैंक क्रेडिट करना शुरू कर देगा। ठीक है, जब लगता है पैसा ज़्यादा आ रहा है मार्केट में तो वो खींचना शुरू कर देगा। तो लिक्विडिटी जो मेंटेन होती है मार्केट में वो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत होती है, वो आरबीआई करता है अपने क्वांटिटेटिव मेथड के हिसाब से। ठीक है, ये बात। तो ये था हमारा फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। अगला प्रश्न जो हमारा था वो था प्लानिंग कमीशन के बारे में आपसे पूछा गया था। प्लानिंग कमीशन ठीक है, नियोजन आयोग, योजना आयोग। तो योजना आयोग क्या है उसके बारे में आपसे पूछा गया था कि इसको चेयरमैन कौन होता है, इसको प्रिसाइड कौन करता है, तो आंसर है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आंसर है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अब आपको पता ही है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है किसने, नीति आयोग ने। ठीक है ना, नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर लिया है और अब प्लानिंग कमीशन नामी कोई बॉडी अब नहीं है, अब नीति आयोग ने इसको रिप्लेस कर लिया है। एक बात। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर जो हम आज समझेंगे कि जो इकोनॉमिक की प्लानिंग हुई थी उसके रिगार्डिंग जितने भी कमिटीज या कमीशंस बने थे या जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए थे वो क्या थे, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक 1934 में एक बुक आई थी, बुक थी एम विश्वेश्वरैया की। एम विश्वेश्वरैया की एक बुक आई थी 1934 में, इसका नाम था प्लान इकोनॉमी इन इंडिया। प्लान इकोनॉमी इन इंडिया। ठीक है, ये बुक आई थी। ये जो प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है। इस प्रश्न को एसएससी में पूछा गया है, इस प्रश्न को पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, सीएचएसएल में पूछा गया है। ये जो प्रश्न कई बार पूछा गया है 1934 में। इसके साथ एक बुक थी जो हम डिस्कस करेंगे अभी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आपको पता भी होगा कि दादा भाई नौरोजी ने 1867 में बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वो भी जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ से थी। ठीक है ना, तो लेकिन हम बात करते हैं इसकी 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने बुक लिखी थी प्लानर इकोनॉमी इन इंडिया। और इसके बाद जो है एक कमेटी बनी थी, उसका नाम था, ये बनाई थी कांग्रेस ने, INC ये बनाई थी, और इसका नाम था नेशनल प्लानिंग कमेटी। नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, ये बनी थी 1938 में। उस टाइम पे INC का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था सुभाष चंद्र बोस था, और उस वक्त ही जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, चेयरमैन बनाया गया था नेशनल प्लानिंग कमेटी का, वो बनाया गया था एम विश्वेश्वरैया को इसका चेयरमैन बनाया गया था, इसका चीफ बनाया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने रिज़ाइन किया था। रिज़ाइन करने के बाद इसके जो चीफ बने थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, वे इसके चीफ बने थे। एक याद रखना है। तो एक पहला इनिशिएटिव हम मान सकते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी। ठीक है, लेकिन शुरुआत हुई कौन सी बुक से, प्लान इकोनॉमी इन इंडिया। क्योंकि उस वक्त क्या था कि जरूरत थी कि अर्थव्यवस्था का तरीके से उसको प्लान करना। तो इसके लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक पहल ली थी। तो उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए थे एम विश्वेश्वरैया, और बाद में इनको रिजाइन करने के बाद जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने। ये प्रश्न भी कई बार आया है, आपको ये याद रखना है। इसके बाद क्या होता है, 1944 में एक प्लान आता है, 1944 इसमें आता है बॉम्बे प्लान। 1944 में आता है बॉम्बे प्लान। ये बॉम्बे प्लान क्या है, ये बॉम्बे प्लान क्या है? बॉम्बे प्लान में एक्चुअली क्या था, इसमें 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ठीक है ना, 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, 8 बिजनेसमैन थे। एक का नाम था जीडी बिरला, एक था जीआरडी टाटा। ठीक है, जीआरडी टाटा। एक थे जॉन मथाई, एक थे पुरुषोत्तम दास। ठीक है ना, ये 8 ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने बॉम्बे प्लान लेकर आए थे 1944 में। इनका मकसद क्या था लाने का? इन्होंने क्या किया था, थे तो ये पूंजीवादी, लेकिन ये चाहते थे कि जो पॉलिसी, जो इकोनॉमी है देश की, उसको कंट्रोल करे, उसमें इंटरवेन करे गवर्नमेंट। इनका उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट उसमें इंटरवेन करे। ठीक है ना, थे पूंजीवादी लेकिन चाहते थे गवर्नमेंट इसमें इंटरवेन करे। तो ये था बॉम्बे प्लान। इसके बाद एक आया था पीपल प्लान, पीपल प्लान लेकर आया था एम एन रॉय एक्चुअली क्या कम्युनिस्ट थे। ये क्या थे, एक कम्युनिस्ट थे। ठीक है ना, कम्युनिस्ट मतलब ये है कि ये चाहते थे कि जो इकोनॉमी है वो प्लान जो है गवर्नमेंट इसको कंट्रोल रखे। ठीक है, और आप देखो कि जब से देश आज़ाद हुआ है हमारा, तब से हमारा जो झुकाव रहा है 1947 के बाद, जो हमारा झुकाव रहा है आज़ादी के बाद, वो यूएसएसआर की तरफ ज़्यादा रहा है, सोवियत संघ की तरफ हमारा ज़्यादा झुकाव रहा है।
तो जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन जो बाद में आया था, इसकी नींव कैसे रखी गई मैं उसको बता रहा हूँ आपको कि जो प्लानिंग कमीशन है इसकी नींव कैसे रखी गई थी। ये जो है मैंने बताया था 1934 में बुक आई, उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है 1938 में आई, उसके बाद बॉम्बे प्लान जो आया वो 1944 में आया, फिर उसके बाद जो है ये पीपल्स प्लान, इसी टाइम पीरियड में पीपल्स प्लान आया था जो कि एम.एन. राय लेकर आए थे। ये सब इससे पुरानी बात है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन की जो स्थापना होती है 1950 में होती है, और 1950 से पहले पहले ये सारे पहल ले लिए गए थे, ठीक है ना। उसके बाद पीपल्स प्लान आता है, पीपल्स प्लान के बाद ये गांधीयन प्लान आता है। गांधीयन प्लान, ये गांधीयन प्लान एक्चुअली था क्या? गांधीयन प्लान में था कि जो इस प्लान के अंदर क्या था, ये वर्धा कॉलेज था, वर्धा गुजरात में एक जगह है, वो कॉलेज था, उसके प्रिंसिपल ने एक प्लान बनाया था, उस प्लान को नाम रखा गांधीयन प्लान। इनका मकसद था इस प्लान का कि जो रूरल डेवलपमेंट की बात करते थे, ग्रामीण विकास की बात करता था ये गांधीयन प्लान। और ये कहते थे जो ग्रामीण विकास है वो कैसे हो, वो विकास तब होगा जब हम उसमें इस्टेब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे कोटेज इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। छोटी छोटी जो उद्योग हैं, कुटीर उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में हम स्थापित करके हम अपनी इकोनॉमी को जो है सेट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो इनका उद्देश्य ये था कि ग्रामीण विकास हम तभी होगा जब उसमें छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगेंगे, उसमें कोटेज इंडस्ट्रीज उसमें स्थापित की जाएगी, ठीक है। ये था गांधीयन प्लान। इसके बाद क्या होता है, देश हमारा आज़ाद हो जाता है, और इससे बीच में जो है 1944 के आसपास 1944 में ब्रिटिशर्स भी एक प्लान लेकर आते हैं। जो ब्रिटिशर्स एक प्लान लेकर आते हैं, और उस प्लान का नाम है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये एक डिपार्टमेंट को स्थापित करता है 1944 में, अंग्रेज भी करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाए। 1946 में इसको जो है ये एबोलिश भी कर देते हैं। तो आप इसको याद करो ना करो, ये आपकी मर्जी है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये छोटे छोटे प्लान्स आते हैं, लेकिन जैसे ही देश आज़ाद होता है, देश आज़ाद होने के बाद एक कमेटी फिर एक प्रोग्राम बनाती है कांग्रेस, और उस प्रोग्राम में क्या होता है कि एक प्रोग्राम बनाती है इकोनॉमिक प्रोग्राम में क्या होता है कि इसके अध्यक्ष जो बनते हैं इकोनॉमिक प्रोग्राम कमीशन, इसके अध्यक्ष होते हैं जवाहरलाल नेहरू। और ये क्या करते हैं, एक सलाह देते हैं कि एक योजना आयोग बनना चाहिए, एक प्लानिंग कमीशन बनना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा क्यों बोला इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि ये चाहते थे कि जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। जो इकोनॉमी हो वो पब्लिक प्राइवेट दोनों, प्राइवेट का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और पब्लिक का भी होना चाहिए। दोनों का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद ही हमारी जो इकोनॉमी को रन किया जाना चाहिए, ये बात था। इसके बाद क्या होता है कि प्लानिंग कमीशन के लिए एक रिजोल्यूशन पास होता है, एक प्रस्ताव पास होता है, और एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम प्लानिंग कमीशन है। और ये क्या होता है, ये सिर्फ एक रिजोल्यूशन होता है, एक एडवाइजरी होता है। एडवाइजरी मतलब ये सिर्फ सलाह दे सकता है, और ये प्लानिंग कमीशन किसी कानून से नहीं बना था, ये सिर्फ रिजोल्यूशन था, एक प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। इसके बाद प्लानिंग कमीशन के बाद 1992 में एक बनता एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये एनडीसी क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मतलब ये होता है, इसके अंदर था तो आयोग जो है प्लानिंग कमीशन, प्लान तो यही करेगा इकोनॉमी को, लेकिन एनडीसी क्या करेगा, इसमें जितने भी सीएम्स हैं, चीफ मिनिस्टर हर स्टेट्स के, वे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि जो है इसमें हर किसी की सहभागिता हो, हर स्टेट की सहभागिता हो, ठीक है ना। जो है एक फेडरल, एक हमारे जो फेडरल नेचर, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बोलता है, वो कहीं ना कहीं उसमें रिफ्लेक्ट हो। तो एनडीसी का काम था कि सभी जो स्टेट के सीएम्स है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स है यूटी के, उन सबको पार्टिसिपेट करे, और तब जाके एक प्लान फॉर्मुलेट करके जो प्लान इसने बनाया है उसको पास कर सके, ताकि इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, सीएम्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है ना। क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है एक्चुअली सेंटर का था, और ये जो प्लान बना रहा है एक्चुअली इम्प्लीमेंट तो जो है देश के अंदर करना है ना, हर स्टेट्स में करना है। तो स्टेट में तब होगा जब सारे सीएम उसको जो है पार्टिसिपेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, तब इसलिए एनडीसी बनाया गया था। तो ये था हमारा पूरी जो मैंने आपको प्लानिंग बताई कि पहले कौन सा क्या आई, उसके बाद कौन सी मैंने बुक का नाम बताया। तो ये सब आपको याद रखना है। इसमें आपको ये बुक का नाम याद रखना है, दूसरा आपको नेशनल प्लानिंग कमेटी याद रखना है, इसका अध्यक्ष मैंने बता ही दिया था। बॉम्बे प्लान जो है याद रखना है, गांधीयन प्लान है ये याद रखना है, और इसके बाद प्लानिंग कमीशन और एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न था हमारा क्वांटिटेटिव पॉलिसी ऑफ आरबीआई।
जो क्वांटिटेटिव पॉलिसी है, क्वांटिटेटिव पॉलिसी, क्वांटिटेटिव पॉलिसी, ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी, ये किसकी होती है, आरबीआई की होती है, ठीक है। आरबीआई क्या करता है, जैसे मैंने आपको राजकोषीय नीति बताई थी, ऐसी आरबीआई की होती है मौद्रिक नीति। आरबीआई क्या करता है, जो पैसा होता है, लिक्विडिटी होती है मार्केट में, लिक्विडिटी का मतलब पैसा, पैसा, ठीक है ना। पैसा कहाँ पर, पैसा कहाँ हो सकता है, पैसा या तो मार्केट में हो सकता है या फिर जो है बैंक के पास हो सकता है, दो ही जगह हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी जेब में है, मतलब क्या करोगे आप, खर्चा करोगे उसको, तो मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, या अगर वो आपका पैसा जमा है कहाँ, बैंक में है, तीसरी जगह तो कहीं पैसा होता ही नहीं है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई करता है कि अगर इन्फ्लेशन आ रखा है, अगर इन्फ्लेशन आया मार्केट में, ध्यान रखना जब भी आपसे पूछेगा इन्फ्लेशन क्या होता है या मंदी क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, तो अगर आप पैसे, आपकी जेब में खूब पैसा है, बहुत पैसा है आपके पास, तो तब आता है इन्फ्लेशन। इसका मतलब ये है कि जब आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा खूब है, तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, इन्वेस्ट करोगे, तो मार्केट में जाओगे तो मार्केट में पैसे ही पैसा हो जाएगा काफ़ी। तो उससे क्या होगा, जब आपकी जो है इतनी औकात हो जाएगी कि आप अपना एक कार खरीद रहे हो और आप 5 लाख की कार खरीद सकते हो, ठीक है, आपके पास इतना पैसा है, तो क्या होगा, कार का रेट अपने आप क्या महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा है तो दूसरे पास ही पैसा है, तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, उसका रेट ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 लाख की हो जाएगी। तो कहते हैं महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन आ गया, तो ये यही है, ये जो महंगाई आई इस पैसे की वजह से आई है कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि जो ज़रूरतमंद आदमी होता है, वो जो उसके पास थोड़ा पैसा कम है वो नहीं खरीद पाता। तो अब जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा, तो पैसा ज़्यादा होने का मतलब ये भी है कि इन्फ्लेशन का मतलब ये भी है कि जो हमारे पैसे की वैल्यू है, जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी और जो है इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ना मतलब पैसे की वैल्यू कम हो जाना। पैसे की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है कि जहाँ पर 1 रुपये में आप 1 रुपये में एक ब्रेड परचेज कर रहे थे, 1 रुपये में आप एक ब्रेड परचेज कर रहे थे, अब क्या होगा, इसी एक ब्रेड को खरीदने के लिए, इसी एक ब्रेड खरीदने के लिए आपको 2 रुपये देने पड़ेंगे। मैंने कहा ना, पहले 5 लाख रुपए की कार आ रही थी, ठीक है ना, पहले 5 लाख रुपए की कार ले रहे थे आप, लेकिन जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया तो इसने क्या किया, इस जो कार है इसका रेट क्या कर दिया, 8 लाख रुपए कर दिया। तो जहाँ 5 लाख की कार जो है, जहाँ एक कार 5 लाख की आ रही थी, अब वही कार जो 8 लाख रुपए की आ रही है, यानी कि 3 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो मतलब क्या होगा, इस पैसे की वैल्यू कम हो गई, समझ रहे हो ना, इस पैसे की वैल्यू कम हो गई कि 3 लाख फालतू दे रहे हो। पैसे की वैल्यू तब होती है, मान लीजिए आप एक कार जो है 5 लाख की ले रहे हो, एक कार 5 लाख की ले रहे हो, उसी कार को अगर आप 2 लाख में खरीदते हो, तो यानी कि 3 लाख रुपए क्या हो गया, 3 लाख रुपए आप कम दे रहे हो। तो मतलब इस पैसे में इतनी औकात है इस पैसे की कि ये 2 लाख रुपए में कार खरीद सकता है और पहले 5 रुपये में खरीद रहा था। तो ऐसे क्या है, इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो पैसे की वैल्यू गिर जाती है। तो अब होता क्या है कि जब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाता है मार्केट में, या फिर मंदी हो जाए, मंदी इसका उल्टी होती है। मंदी का मतलब क्या होता है कि हर चीज़ मंदी हो जाती है। मंदी चीज़ क्यों होती है, क्योंकि मार्केट में किसी के पास पैसा नहीं होता, जेब में पैसा नहीं है। जब जेब में पैसे नहीं है तो उसकी डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको निकालने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, दुकानदार क्या करेंगे, उसका रेट कम कर देंगे, रेट कम कर देंगे तो उसको लोग खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है ना, मान लीजिए। और दूसरी बात यह है कि अब यही चीज़ है, जो इन्फ्लेशन है और रिसेशन है मार्केट के अंदर, ठीक है ना, जो लिक्विडिटी है हमारी, हम बोल सकते हैं लिक्विडिटी जो पैसा है मार्केट में, उसको कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी नीति लाता है आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। वो मौद्रिक नीति में क्या क्या फैक्टर यूज करता है, एक तो वो रेपो रेट लेकर आता है, रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट, तीसरा CRR, चौथा SLR, मेन तो यही है, ठीक है। रेपो रेट में क्या करता है, रेपो रेट में क्या करता है कि रेपो रेट मतलब इसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को, बैंक इंटरेस्ट देता है आरबीआई को, बैंक ब्याज देता है आरबीआई को। क्यों देता है, क्योंकि बैंक क्या करता है, आरबीआई से पॉलिसी को खरीद लेता है, सिक्योरिटी खरीद लेता है। जो सिक्योरिटी खरीद लेगा तो उसके एक्सचेंज में क्या देगा, वो इसको ब्याज देगा, ठीक है। और रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में जो ये है, क्या नाम है इसका, आरबीआई है, आरबीआई परचेज कर लेता है बैंक से सिक्योरिटी, ठीक है, और क्या उसके बदले क्या देता है, इसको इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना। तो जब रिवर्स रेपो रेट का मतलब यह है, जब मार्केट में पैसा डालना हो, लिक्विडिटी बढ़ानी हो, तो रेपो रेट यूज़ किया जाता है। और जब मार्केट में पैसा मतलब
कम करना हो तो रिवर्स रेपो रेट होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है आरबीआई, सारी सिक्योरिटी खरीद लेगा, मतलब सारा पैसा जो है उससे पैसा लेना शुरू कर देगा, ठीक है ना। सिक्योरिटी खरीद के क्या करेगा, उसके जो उसे ब्याज देना शुरू कर देगा बैंक को, कॉमर्शियल बैंक्स को। तीसरा है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, ये हर एक ओब्लिगेशंस है आरबीआई का हर बैंक के ऊपर कि वो जो है मिनिमम इतना पैसा आरबीआई के पास रखेगा। अभी ये 4.5% के आसपास है, जितना भी बैंक के पास पैसा है उसका 4.5% वो जो है आरबीआई को देगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि ये एक तरीके से सिक्योरिटी टाइप आप सब मान सकते हो। दूसरा एसएलआर, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, ये है सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर इस वक्त 23.5% चल रहा है, ठीक है ना। तो 23.5% का मतलब ये है कि बैंक जो है हर कॉमर्शियल बैंक अपने पास 23% पैसा तो रखेगा रिजर्व में, और बाकी जो 77% पैसा है उसको वो उधार दे, किसी को लोन पे दे, कैसे ही करे, लेकिन 23% अपने पास रखेगा, ये एसएलआर है। और 4.5% वो अपने पास रखेगा, ये सीआरआर है, ये चीज़ है। तो इससे क्या होता है, अगर वो एसएलआर बढ़ाता है, मान लीजिए करेंसी लिक्विडिटी ज़्यादा है मार्केट में, तो क्या लिक्विडिटी कंट्रोल करनी है, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो क्या करेगा, एसएलआर बढ़ा देगा। एसएलआर बढ़ा देगा तो बैंक क्या लोन कम देंगे और अपने पास रिजर्व, एसएलआर मान लो 25% कर दिया सपोज करो, तो 2% पैसा और एक्स्ट्रा है जो कि बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, तो उससे लिक्विडिटी कम हो जाएगी। या फिर सीआरआर को बढ़ा देगा, जो सीआरआर है इसको बढ़ा देगा। सीआरआर से क्या होगा, अभी 4.5% चल रहा है, तो मान लीजिए 5% कर दिया सपोज, तो क्या 1% पैसा और एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा। तो जब बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, उससे क्या होगा कि वो लोन कम देगा तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। ऊपर से फैक्टर ये है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये कंट्रोल करते हैं। तो ये पूरा साइकिल है। जैसे ही लगता है कि इन्फ्लेशन हो रहा है तो बैंक क्या करता है, पैसों खींच लेता है। लगता है मार्केट में पैसे नहीं है, रिसेशन हो रहा है, तो मार्केट में पैसा देना शुरू कर देता है आरबीआई। इनफैक्ट इन जो इनके पास जो ये पैरामीटर्स है, इन पैरामीटर्स के तहत, ठीक है ना। तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। इसके अंदर पूछा गया था कि कौन सा इसके अंदर वो नहीं है, कौन सा पैरामीटर नहीं है जिसके तहत मौद्रिक नीति कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। तो एसएलआर है, राइट, रेपो रेट है, सही है, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो है, वो भी ठीक है। क्या है, कट मोशन नहीं है। कट मोशन एक्चुअली अलग चीज़ है। कट मोशन जो है वो जब डिमांड की जाती है बजट में, उसको कट करने के लिए कट मोशन लाया जाता है, इसका मॉनेटरी पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था एफडीआई के बारे में। जो एफडीआई है, एफडीआई इंडिया में इन्वेस्ट होता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्ट होता है इंडिया के अंदर, वो कौन से मोड से होता है। तो एफडीआई को इन्वेस्ट दो तरीके से कर सकते हैं। एफडीआई का मतलब है जब बाहर का पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट हो। तो अगर मान लीजिए यूएस वाले को जो है, अमेरिकन है, उसको इन्वेस्ट करना है, तो दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है इंडिया में। एक तो कर सकता है गवर्नमेंट अप्रूवल के तहत। दूसरा है ऑटोमेटिक रूट। तो गवर्नमेंट अप्रूवल तो ये होता है जिसमें कि उसको पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेगा, उसके बाद इन्वेस्ट कर सकता है। ऑटोमेटिक रूट ये है कि वो इंडिया में पहले इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन उसके 30 दिन बाद उसको परमिशन ले सकता है, 1 महीने बाद परमिशन ले सकता है, ठीक है, ये है। और जो ऑटोमेटिक जो ये है, जो गवर्नमेंट अप्रूवल है, इसमें गवर्नमेंट की परमिशन लेता है और प्लस आरबीआई की परमिशन भी लेनी पड़ती है। इसमें भी 30 दिन बाद क्या करना पड़ता है, आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ती है, और आरबीआई को अपने जो ट्रांजैक्शन है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसका ब्यौरा देना पड़ता है आरबीआई को, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक गवर्नमेंट अप्रूवल है, एक ऑटोमेटिक रूट है। इसके अंदर क्या है कि अभी कुछ मैं अगर आपको बताऊं तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें एफडीआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बताऊँ एटॉमिक एनर्जी, जो परमाणु ऊर्जा है, उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। दूसरा लॉटरी हो गया, चिट फंड हो गया, ठीक है, निधि फंड हो गया, इन सब में क्या करते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते। टबैको हो गया, तंबाकू वगैरह हो गया, जो भी बीड़ी सिगरेट है, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होगा एफडीआई, ठीक है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं होगा। कुछ सेक्टर ऐसे जिसमें कर रखा है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर है या फिर डिफेंस सेक्टर है, तो दोनों में क्या है, 49% दोनों में क्या है, अलाउड कर रखा है गवर्नमेंट ने कि दोनों में, इंश्योरेंस में भी और डिफेंस में भी 49% इन्वेस्टमेंट हो सकता है एफडीआई। तो ये था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका इसका है ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा है इसका गवर्नमेंट अप्रूवल। अगला प्रश्न था हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो
थ्योरी है वो किसने दी थी, तो मैं आपको बता ही चुका, 1867 में बुक आई थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना, इन्होंने इस बुक को लिखा था। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था उसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये कॉन्सेप्ट दिया था। ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जब अंग्रेज आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश के अंदर आई थी, उस वक्त क्या होता था कि जब यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आई थी, यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वे क्या करते थे कि जब यहाँ इन्वेस्ट करते थे तो यहाँ से सामान खरीदते थे और उसको बेचते थे ब्रिटिश में, यानी इंग्लैंड में बेचते थे। अब क्या होता था कि उसके लिए पैसा कहाँ से लाते थे, ब्रिटेन से पैसा आता था, फंड आता था, ठीक है, या बुलियन आता था। बुलियन मतलब सोने की ईंट, सिल्वर की ईंट, ठीक है ना, ऐसी ब्रिक ऑफ गोल्ड और सिल्वर या किसी प्रेसियस मेटल की यहाँ पर जो आइटम्स आते थे उसको बोलते हैं बुलियन, वो आता था। उससे क्या होता था, ये यहाँ पर फंड आता था, उससे अब जो इंडियन गुड्स था, भारत का सामान था, उसको खरीदते थे और वापस अंग्रेज जो है उसको बेचते थे ब्रिटेन में, तो एक बिजनेस कर रहे थे। लेकिन जब 1764 में ये कंफर्म हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अब यहाँ पर कब्जा हो गया इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल अब हमारे यहाँ पर हो गया 1765 में। 1765 में इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, वो हम कर ही चुके हैं। बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, इलाहाबाद ट्रीटी हुई, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा हक मिल गया, इनको अधिकार मिल गया कि यहाँ से वो रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जब यहाँ से रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, अब फिर क्या होगा, उससे ये क्या करते थे, हमारे पैसे को जो टैक्स के फॉर्म में लेते थे, ठीक है ना, उसी पैसे को यहाँ इन्वेस्ट करते थे, उससे सामान खरीदते थे, उसको अंग्रेज यहाँ अपने देश में यूके इंग्लैंड में बेचते थे, फिर वापस जो है ये वहाँ से पैसा कमाते थे, ठीक है, वो अपनी जेब में रखते थे, फिर वापस हमारे यहाँ से रिवेन्यू लेते थे, टैक्स लेते थे, यहीं पर इन्वेस्ट करते थे, सामान खरीदते थे, फिर यहाँ बेचते थे, यहाँ प्रॉफिट लाते थे, अपनी जेब में रखते थे। तो जो टैक्स हम दे रहे हैं उस टैक्स का हमें फ़ायदा नहीं होता था, वो टैक्स अल्टीमेटली इन्हीं की जेब में जा रहा था, ठीक है ना, ये बात है। दूसरा क्या हुआ, एक तो ये चीज़ हो रही थी, तो इसके बाद क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी ने यही कहा कि जो हमारे किसान है, मजदूर है, जो इंडिया है, इंडिया को कोई बेनिफिट उसका नहीं हो रहा था, जो हम रिवेन्यू दे रहे थे। इसका इफेक्ट ये हुआ कि हमारे पैसे से ही वे एक तो प्रॉफिट ले रहे थे, हमारे पैसे को भी इन्वेस्ट कर रहे थे, और हमारे पैसे से क्या कर रहे थे, वे जो भी ऑर्डिनेंस, जो भी गुड्स है, ठीक है, गोला बारूद, वो खरीदते थे, हमारे पैसे से खरीद रहे थे, और हमारे पैसे को यूज़ करके वे जितनी भी लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे यहाँ रियासतें थी बहुत सारी, वो लड़ाई लड़ रहे थे, फ्रांस से युद्ध लड़ रहे थे, पुर्तगालियों से लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे पैसे से लड़ाई लड़ रहे थे, ठीक है, अपना पैसे खर्च नहीं कर रहे थे। तो ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब हमारा पैसा हमें ही जो है हमसे पैसा ले लेना और हमारे किसी यूज का ना हो, हमें रिटर्न में कुछ ना मिल रहा हो, ठीक है ना। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी उधार लेती थी किसी से, वो सारा इसी से चुकाती थी, हमारे पैसे से ही चुकाती थी, ठीक है। इसके बाद जितना भी उनका पास अपना प्राइवेट वेल्थ होता था, ठीक है, अपने प्राइवेट वेल्थ को वे जो है वो उसको यूज़ करती थी। इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ पर पेंशन देनी होती थी अपनी सोल्जर्स को या हमारे सोल्जर्स को भी, ठीक है ना, या जो सैलरीज देनी होती थी या अलाउंसेस देने होते थे, वो सारे किससे दिए जाते थे, हमारे रिवेन्यू को लेकर ही वो सारा पैसा उन्हीं को दिया जाता था, ठीक है ना। तो अपने पास से कोई पैसा नहीं यूज़ करते थे, तो हमें इंडिया वालों को कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा था उस पैसे का। तो ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये प्रश्न कई बार आ चुका है, एसएससी में बहुत बार पूछा है, पीसीएस में भी कई बार पूछा है इस प्रश्न को। तो संभावना है कि ऐसे स्टैटिक प्रश्न है कि ऐसे स्टैटिक प्रश्न आने की पूरी संभावनाएं रहती है, तो ये तो हमारे टिप्स पे होना चाहिए। नेक्स्ट है, आपसे पूछा गया था कि जो ये है इलाहाबाद बैंक है, ये किस में मर्ज किया था, इलाहाबाद बैंक कौन से बैंक में मर्ज किया गया था, तो आंसर है इसका इंडियन बैंक। इंडियन बैंक, एक्चुअली इंडियन बैंक ने इसको एक्वायर किया था, इंडियन बैंक ने इलाहाबाद बैंक को एक्वायर किया था, और इस दोनों बैंक को मिला के बोलते हैं इंडियन बैंक, ठीक है। ये तो आपका आंसर है कि इंडियन बैंक के साथ मर्ज हुआ था। अब बात यह है कि इसके बारे में बात कर लेते हैं। सन 2020 में, अप्रैल 2020 में क्या हुआ था कि चार बैंक्स को मर्ज किया गया था, ठीक है, 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। तो अब टोटल जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये सिर्फ 10 है, PSB 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हमारे पास बचे हैं। तो कौन कौन से बैंक को मर्ज किया गया, करंट अफेयर्स का है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जो पंजाब नेशनल बैंक था, पंजाब नेशनल बैंक ने 2 बैंक्स को एक्वायर किया था, एक था OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और दूसरा था यूनाइटेड बैंक। इसके अलावा जो एक बैंक था केनरा बैंक था, इसने एक्वायर किया था सिंडिकेट बैंक को, ठीक है ना। सिंडिकेट बैंक केनरा में मिल गया, तो इसको दोनों को बोलने लगे केनरा बैंक। तीसरा बैंक था यूनियन बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसने किसको एक्वायर किया? एक तो आंध्रा बैंक को, आंध्रा बैंक को किया, और दूसरा कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इनको एक्वायर किया। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये पूछा जाता है कि, और जो इलाहाबाद बैंक है वो क्या था? इंडियन बैंक को, जो इंडियन बैंक ने एक्वायर किया वो क्या था? इलाहाबाद बैंक को। ठीक है, तो 4 बैंक को ये तो 4 नए बैंक बन गए इन सबको मर्ज करके, पीएनबी, कैनरा और यूबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और जो है इंडियन बैंक। ठीक है, तो टोटल कितने बैंक्स हो गए हमारे पास? पब्लिक सेक्टर बैंक 10, बाकी तो प्राइवेट बैंक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं हमारे पास वे टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा था, हु वाज फाइनेंस मिनिस्टर व्हेन आवर इकोनॉमी वाज लिबरलाइज्ड? जब हमारे इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया, हमारी अर्थव्यवस्था को लिबरलाइज किया गया, उस वक्त हमारा वित्त मंत्री कौन था? तो इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये इसके हमारे क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर थे। कब था ये? बात है 1991 की, जब हमने क्या किया था? एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट किया था। एलपीजी मतलब लिबरलाइज्ड, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमने क्या किया था? लिबरलाइज किया था, लिबरल किया थे। अपने जो टैक्स, अपने जो रूल्स थे, अपनी जो गाइडलाइंस थी, अपने जो एक्ट थे, उन सबको क्या किया? लाइसेंस थे, लाइसेंस जो ऑब्लिगेशंस थी, इन सबको लिबरलाइज कर दिया हमने। ठीक है ना। प्राइवेटाइज, हमने क्या किया? प्राइवेट सेक्टर के लिए दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है ना। पहले से अगर मान लो बीएसएनएल ही थी, तो उसके बाद हमने आइडिया को भी मौका दे दिया, वोडाफोन को मौका दे दिया, रिलायंस को मौका दे दिया, और जितने भी अब जो है नई जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको हमने उसमें मौका दे दिया, हर सेक्टर में। ठीक है ना। पहले से हर जो पूरा जिम्मा उठाती थी वो गवर्नमेंट उठाती थी, अब उसने क्या कर दिया? प्राइवेट सेक्टर को मौका दे दिया। तीसरा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है कि इंडिया ने क्या कर दिया? अपनी बाउंड्री खोल दी। जो बाउंड्री खोल दी, बाउंड्री खोलने का मतलब ये है, पहले इंडिया क्या करते? क्लोज इकोनॉमी टाइप होता था, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है कि वो अपने आप के एक्सपोर्ट बहुत कम करता था, जो अपने पास या प्रोड्यूस करा उसको अपने पास ही रखता था। लेकिन ऐसी कुछ जो है प्रॉब्लम्स आने लगी कि इंडिया को अपनी बाउंड्री खोलनी पड़ी, ओपन करना पड़ा, और उसको एक्सपोर्ट भी करना पड़ा, इंपोर्ट भी करना पड़ा। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करनी पड़ी इंडिया को। तो ये चीज़ें जो थी वो थी ग्लोबलाइजेशन। मतलब अब आप देखोगे कैसे ट्रेड होता है, बायलैटरल ट्रेड होता है बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। ठीक है, उनसे हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ पर एफडीआई आने लगा। ठीक है ना, हम दूसरे कंट्री में अब जो एफडीआई जो है इन्वेस्ट करने लगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें आने लगी। कब आई? 1991 के बाद आई। जो स्थिति आज है, ये स्थिति जो है क्रिएट हुई 1991 में। अब बात करते हैं कि स्थिति क्यों आई। हम बात करते हैं कि हमने एलपीजी मॉडल को अडॉप्ट क्यों किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों जो मॉडल है हमने क्यों इसको अडॉप्ट किया। देखिए, इससे पहले क्या हुआ था? 1985 की बात है, जब राजीव गांधी जो वो थे प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त ये सिचुएशन क्रिएट हो गई थी कि हमारे पास जो है पैसा कम होने लगा था। हमारे पास फॉरेन रिजर्व था वो कम होने लगा था। फॉरेन रिजर्व तब होता है, फॉरेन रिजर्व तब आता है जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो, जब दूसरे कंट्री यहाँ पर इन्वेस्ट करे तब हमारे पास फॉरेन जो है फॉरेक्स आता है, हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है। जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी तो उसी के बाद तो हम क्या करेंगे? अपने जो पैसा है, करेंसी है, उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, दूसरे कंट्री के साथ हम जो कुछ भी अगर परचेज करना है तब करेंगे जब हमारे पास फॉरेन करेंसी होगी। लेकिन जब 1985 में कंडीशन जो है प्रॉब्लम आने लगी, ये ऐसे ही चलता रहा, तो 1991 में ऐसी स्थिति आई कि हमारे पास सिर्फ 3 वीक्स का, यानी कि सिर्फ 21 डेज़ का हमारे पास फॉरेक्स बचा। फॉरेक्स, ठीक है ना। हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व था वो सिर्फ 21 दिन का बचा था। और किसी देश के पास, किसी देश की इकोनॉमी अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो उसके पास फॉरेक्स अच्छा होना चाहिए। फॉरेक्स मतलब उसके पास एक तो फॉरेन करेंसी प्लस गोल्ड, ये अच्छा खासा होना चाहिए। ये हमारे पास कम हो गया था, तो संभावनाएं होने लगी थी कि हमारा जो है देश के अंदर पहली फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने वाली है। ठीक है ना। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 360 का इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ देश के अंदर, लेकिन इस वक्त हो सकता था। लेकिन तभी क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, और हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे हमारे मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जो क्या थे उस वक्त फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने क्या बना? उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। उनका ये आइडिया था, उन्होंने ही इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए, और उन्होंने क्या किया कि जो एलपीजी मॉडल था, एलपीजी मॉडल को लेकर आए। मतलब उन्होंने अपनी बाउंड्री खोल दी देश की कि ठीक है, हम जो है और दूसरे कंट्रीज़ को यहाँ पर वो करेंगे, उनको इन्वेस्टमेंट करने का हम मौका देंगे। ठीक है। उससे क्या हुआ? इंडिया ने जो है ऐसा मॉडल जो है इस मॉडल को अपनाया और ग्लोबलाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया।
प्राइवेटाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया और अपने जितने भी लाइसेंस, बहुत ज़्यादा लाइसेंस राज जो था वो ख़त्म कर दिया। लाइसेंस राज ये था, अगर इससे पहले क्या होता था 1991 से पहले अगर कोई कंट्री यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहती थी हमारे देश के अंदर, क्योंकि इतनी सारी पॉपुलेशन है तो कंज्यूमर्स अच्छे हैं तो सोचते थे कि यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट होगा। तो होता क्या था कि इससे पहले यहाँ पर हमने इतने तगड़े लाइसेंस बना रखे थे कि उन लाइसेंस में अप्रूवल लेते लेते जो है कंपनी थक जाती थी और फाइनली वो इन्वेस्ट करती ही नहीं थी। तो जब हम लाइसेंस, अभी जो लाइसेंस मतलब परमिशन मान लीजिए, जो परमिशन है जब हम उसे इतना उसको सरल कर देंगे, इतना कंफर्ट कर देंगे हम कंपनीज़ के लिए, तो उससे क्या होगा कि आराम से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो वो सस्ता, वो जो है वो इन्होंने काफ़ी सरल कर दिया, वो काफ़ी ईजी कर दिया। तो अब हुआ क्या था 1991 से पहले, अब जो IMF है या वर्ल्ड बैंक है ये भी तभी हेल्प करते हैं जब कंट्री जो है LPG मॉडल को अपनाता हो, ठीक है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों जो है किसके दिमाग की उपज है, ये जो है US की दिमाग की उपज है, ठीक है, ये जो है UK की दिमाग की उपज है। जो भी पूंजीवादी राष्ट्र है, जो भी कैपिटलिस्ट कंट्री है, उनकी जो सोच है ये, ठीक है ना। अब हुआ क्या, उन्हीं का जो है उन्होंने इसको इस्टेब्लिश कराया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में इस्टेब्लिश कराया था। लेकिन जब हमने जो है अपनी बाउंड्री बंद कर रखी है, हम सोवियत संघ USSR भी 1991 में ही टूट गया था। वो भी इसलिए टूटा था क्योंकि उसने भी अपनी इकोनॉमी क्लोज कर रखी थी, वो भी जो है ग्लोबलाइजेशन में तब तक उसने जंप नहीं किया था। तो इसी वक्त क्या हुआ कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो भी ख़राब हो चुकी थी, टूटने लगी थी। इसलिए क्या करा कि हमने LPG मॉडल को अपना लिया और जब हमने ये नहीं अपनाया था तो हम इनसे हेल्प लेने गए IMF से, तो इसने मना कर दिया, बोला भाई नहीं, पहले आप ग्लोबलाइजेशन के अंदर आओ, वैश्वीकरण के अंदर आओ, तभी हम जो आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए क्या हुआ कि इंडिया ने LPG मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। तो ये पूरी कहानी थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट आने लगा, पैसा अच्छा खाना। अब जो स्थिति है, हमने इतने सारे प्राइवेट प्लेयर्स हमारी कंपनी में, हमारे देश में आ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया, इवन अब तो हमने डिफेंस, जो रक्षा क्षेत्र है उसमें भी हमने 49% हमने अलाउ कर दिया। हमने इंश्योरेंस, ठीक है ना, जो इंश्योरेंस है उसमें भी हमने 49% कर दिया। कुछ में हमने 100% पे अलाउ कर रखा है। 5-6 सेक्टर को छोड़ के हमने हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रखा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, हाउ मेनी गवर्नर्स आर देयर इन RBI में कितने गवर्नर्स हैं। तो देखिए RBI में गवर्नर तो एक होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 14 इसमें डायरेक्टर्स होते हैं और 2 इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं। एक चीज़ तो ये RBI जो है, RBI 1934 RBI एक्ट 1934 के तहत RBI काम करता है। RBI की बात करें तो 1935 1 अप्रैल 1935 में इस्टेब्लिश हो गया था ये। इसके बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी 1949 को ये क्या हुआ, नेशनलाइज हो गया था। एक्चुअली RBI स्टार्टिंग में एक प्राइवेट बैंक की तरह ही था, ठीक है ना। 1 अप्रैल 1935 को जो इस्टेब्लिश किया था, एक प्राइवेट बैंक की तरह किया गया था। लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो उसने इस बैंक को, क्योंकि बड़ा बैंक था, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसको नेशनलाइज कर दिया 1 जनवरी 1949 को। एक बात ये RBI काम कानून के तहत करता है, RBI एक्ट 1934 के तहत काम करता है। स्टार्टिंग में जब 35 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसमें 25 गवर्नर काम करते थे। लेकिन अब क्या हुआ, बाद में इसको जब नेशनलाइज कर दिया 1949 में, तो इसमें क्या सिर्फ 1 गवर्नर बना दिया, 4 डिप्टी गवर्नर बनाए, 14 डायरेक्टर्स और 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स। 2 गवर्नमेंट ऑफिसर इसमें से रखे ताकि जो 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, क्योंकि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जो कामकाज है उसको देखते रहे, ठीक है ना। इसलिए 2 गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी इसमें इन्होंने नॉमिनेट किए। इसके बाद जो RBI की हम बात करें तो इसका जो पहला अध्यक्ष था, पहला जो गवर्नर था, ठीक है, 1935 में जो अंग्रेज था पहला, वो था O स्मिथ, ठीक है ना। ये पहला गवर्नर था RBI का। लेकिन जब 1949 की में देश आज़ाद हो गया, इसका राष्ट्रीयकरण हो गया, तो पहला इंडियन जो गवर्नर बना वो था CD देशमुख, ठीक है ना। ये पहले गवर्नर थे, इसके पहले इंडियन गवर्नर थे जो कि जिन्होंने इसको संभाला RBI को। जो RBI बना था, कई बार पूछ लेते हैं, हिल्टन यंग कमीशन के अनुशंसा के ऊपर ही RBI बैंक को बनाया गया था। ये प्रश्न आ चुका है RBI वाला 34 में।